जय हिंद साथियों, सफलता मिशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि एलुटेरिया का ये सेट नंबर 4 है और इससे पहले कि आप 1, 2, 3 अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के आप देख लीजिए इस चैनल पर। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप बिहार दरोगा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 50 क्वेश्चन की श्रृंखला है जो समझिए बहुत ही आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। वही वन्य जीव की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? तो वन्य जीव अधिनियम संरक्षण जो है आपका 1972 इसका आंसर हो जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो कृत्रिम परितंत्र की बात करें तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि बगीचा आपका क्या हो जाएगा? कृत्रिम परितंत्र है बगीचा, ये आपका कृत्रिम परितंत्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है आगे, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प सबसे ज्यादा क्या करती है? इफेक्ट करती है ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, हालांकि ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस ओजोन भी है, CO2 भी है और मीथेन भी है, लेकिन सबसे बोला है सर्वाधिक इफेक्ट कौन करता है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा जलवाष्प। आगे है 4, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक वन की बात करें तो सर्वाधिक वन आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? आपका कथन दिया हुआ है और इसका निष्कर्ष इसके बाद निकालना है जी कौन सा सही है, इसमें देखेंगे। 6 नंबर है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। इसके बाद है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। देखिएगा, ये आपका एक में क्या था? हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, ये तो सही है। इसके बाद है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, ऐसा नहीं है। हिमालय के पश्चिमी भाग की चौड़ाई अधिक है और पूर्वी भाग की चौड़ाई कम है। धीरे धीरे ऐसे ये ज्यादा से ऐसे निकला है और इधर जाकर के धीरे धीरे कम हो गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्वी भाग की चौड़ाई कम, यानी ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ इसका आंसर होगा। आगे है, और आप लोग मिलाते रहिए कि जितना नंबर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो आप कौन सा हो जाएगा? आपका नर्मदा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे गोदावरी, गोदावरी ये जो है सो आपका अरब सागर में नहीं गिरती है, बल्कि ये कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार आंसर आपका क्या हो जाएगा? नर्मदा इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो चाय के लिए आप लोग सभी जानते होंगे लेटराइट मिट्टी का प्रयोग करते हैं, जो कि किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो ये लेटराइट मिट्टी अम्लीय होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, मानसून निवर्तन होता है, मानसून निवर्तन होता है ये जो है सो आपका उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी आप लोग सभी जानते होंगे, वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कराकस। ऑप्शन नंबर ए कराकस इसका राजधानी हो जाएगा। और सर्बिया की राजधानी कहाँ है? तो बेलग्रेड है। और मिस्र की कहाँ है? तो काहिरा है, याद कर लीजिएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है भारत में कौन सा है? देखिएगा ऑप्शन के अनुसार मिलाना है आपका। भारत में क्या चक्रवात आती है? तो सही है। इसके बाद चीन में क्या है? तो टाइफून, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली है और अमेरिका बागी, ये आपका गलत है। अमेरिका में बागियो नहीं होगा, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, ये टोर्नेडो होता। आगे है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कोरल रीफ और प्रवाल भित्ति की बात करें तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। आगे है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्यों से है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों से है। कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वें संविधान संशोधन था। 42वें संविधान संशोधन
जो कि कब हुआ था, तो ये आपका 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। कितना जोड़ा गया था, तो 10 मौलिक कर्तव्य जो है सो आपका जोड़ा गया था 1976 में, और एक जो है शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया आपका, जो कि 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। याद कर लीजिएगा। टोटल अभी मूल कर्तव्य की बात करें तो टोटल मूल कर्तव्य अभी कितना है, 11 है। आगे है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आपका जो है सो, जिसको लोक सहायता भी आप बोल सकते हैं, ये आपका जो है सो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 42 के तहत ये आता है। कितना है, तो अनुच्छेद 42 के तहत ये आती है। इसके बाद है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले आयु तक का होता है। इसके बाद ये दिखेगा, इसके बाद है, तो ये तो आपका सही है, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो है सो इसका आयु होता है, यानी कि एक सही है। इसके बाद फिर आगे है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद आगे है, इसके वेतन एवं अन्य शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इनमें से देखिएगा कह रहा है कौन सा गलत है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कर रहा है, तो ये 6 वर्ष नहीं होता, ये सॉरी, ये आपका 65 वर्ष होना चाहिए, ये रॉन्ग है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है, जो नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की बात कर रहा है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर नहीं बना रहता है, ये आपका रॉन्ग है। ये आपका जो है सो उसके प्रसाद पर्यंत पर नहीं रहता है, और इसके वेतन एवं शर्तों सेवा राष्ट्रपति द्वारा नहीं, ये सभी संविधान में दिया गया है, ये वर्णित है। तो इसके जो है सो ये राष्ट्रपति के द्वारा इसकी निधि नहीं मिलती है, यानी कि इसमें सभी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, सभी गलत ही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिएगा 16 में देखिएगा, राज्य के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना, तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 17 रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो रीट जारी करना जो है सो ये आपका उच्चतम न्यायालय के कौन सा क्षेत्र का अधिकार के अंतर्गत है, तो न्यायादेश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत, न्यायादेश के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 18 है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित हुआ था, तो आप सभी जानते होंगे, ये आपका 52वां संविधान संशोधन था, जो कि कब हुआ था, 1985 के तहत दल बदल अधिनियम लाया गया था। और दल बदल नियम किस अनुसूची में है, तो ये 10वीं अनुसूची में संबंधित है। आगे है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो प्रत्यक्ष चुनाव की बात करें तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये दिया गया था, प्रत्यक्ष चुनाव प्रावधान, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, 20 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका 20 का आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 78 में वर्णित है, अनुच्छेद 78 में वर्णित है। और इसके बाद अगर राष्ट्रपति की पद की बात करें तो राष्ट्रपति की पद कितना में है, तो 52 में है। 53 में क्या है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में क्या है, तो निर्वाचन है। और इसके बाद 55 में बात करें तो निर्वाचन की रीति है। और 56 में बात करें तो राष्ट्रपति का पद है, पदावधि है, सॉरी, राष्ट्रपति का पदावधि की बात करें तो ये 56 में है। और इसके बाद 57 में है तो पुनः निर्वाचन किसमें है, तो 57 में है। और 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है। और 60 में, अनुच्छेद 60 की बात करें तो इसमें शपथ है। और 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। सभी लोग याद कर लीजिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि, यानी कि लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लम, यानी कि क्लैम जे के नाम से किसे जानते हैं, तो देखिएगा, यानी कि प्रातः काल शांति की भूमि की बात करें तो ये आपका दक्षिण कोरिया को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आगे है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल संरक्षण दिवस की बात करें तो ये आपका 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। आगे है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ। स्वदेशी और बहिष्कार की बात करें तो ये आपका बनारस अधिवेशन, जो कि कब हुआ था, 1905 में हुआ था बनारस अधिवेशन। और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आगे है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का जो है सो प्रस्ताव जो 14 जून 1947 को पास हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आपका जो है सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 25 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो संविधान सभा की बैठक की बात करें तो उस समय में कौन थे, तो बेवेल थे।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दे दिया गया था। तो आप मंगल पांडे की बात करें तो मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की और इनको फांसी की बात करें, इनको फांसी दे दिया गया था 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, यानी कि इनमें से बोलना है जो आपको बहावी आंदोलन जो हुआ था इनमें से कौन सा क्षेत्र इसमें से नहीं जुड़ा हुआ है। तो बंगाल में हुआ ही था, इसके बाद संयुक्त प्रांत के भी क्षेत्र में हुआ था, लेकिन असम के क्षेत्र में नहीं हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस की बात करें तो बी.एस. नायपाल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूरत की संधि, सूरत की संधि कब हुआ था तो सभी लोग जानते होंगे। सूरत की संधि की बात करें तो ये आपका कब हो जाएगा, 1775 में है। इसके बाद है आपका पूना की संधि, तो पूना की संधि आपका कब हो जाएगा, 1817 में हो जाएगा। पुरंदर की संधि आपका कब हो जाएगा, 1665 में हो जाएगा। और देवगांव की संधि की बात करें तो 1803 में हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग आगे आंसर मिला लीजिएगा। आगे है, इसके बाद देखिएगा 30 निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो किससे आपका गुप्त काल की जानकारी मिलती है, तो ये आपका मर्कटिकम के द्वारा जो है सो गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। जिसके लेखक की बात करें तो लेखक कौन थे, शूद्रक थे। कौन थे, शूद्रक थे। शूद्रक इनके लेखक थे। आगे है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। तो कलिंग राजा खारवेल की बात करें तो कलिंग राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। किससे का था, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद आगे है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। भीतरी स्तंभ अभिलेख की बात करें तो ये आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित है। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर की बात करें तो कैलाशनाथ मंदिर जो है सो पल्लव शासक के द्वारा बनाया गया है। पल्लव शासक के द्वारा बनाया गया है। और पल्लव शासक की बात करें तो पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे। और इन्हीं के जो है सो आपका कार्यकाल में कौन कौन रहे हैं, तो नरसिंह देव प्रथम रहे हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये सब जो है सो आपका पल्लव वंश से ही संबंधित है। इसके बाद है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है, तो चंद्रगुप्त के विषय में ये किसने लिखा है, तो ये आपका लिखा है एरियन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो एरियन के द्वारा ये लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, एरियन। आगे है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क के संवेदन कितने समय तक रहता है। तो ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 36 है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ये आपका आइरिस के द्वारा नियंत्रण होता है। किसके द्वारा, आइरिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है। तो रक्त की अशुद्धियां किस में जाके छनती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका वृक्क में जाके छनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किडनी में जाके छनती है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो रक्त का कितना प्रतिशत भाग, 55 से 60% भाग क्या होता है, रक्त में प्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 है, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। तो एक पुष्प यानी कि पुष्प बनाने वाले फूल को कौन सा हार्मोन होता है, तो सभी लोग जानते होंगे फ्लोरोजीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष किसके कारण होता है, तो इंद्रधनुष किसके कारण होता है, ऑप्शन में देखते हैं। ये आपका परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों होना चाहिए, यानी कि 40 का डी हो जाएगा। परावर्तन और अपवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहते हैं। यानी एक ही पदार्थ के बीच अगर लगता है तो उसे क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। और दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच लगता है तो क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षार को यानी क्षार वही है, क्षार को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? ये क्या मुक्त होता है? तो OH माइनस देता है। क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। वही अगर अम्ल की बात करें तो ये H प्लस देता है। अम्ल इस जगह रहता तो H प्लस हो जाता। क्षार है तो ये OH माइनस हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे है बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना आपका किसके कारण होता है? श्यानता के कारण होता है, जो कि किस कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में श्यानता लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यानता। 46 है छाया के पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया के पनपने वाले पौधे को सियोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोफाइट्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सियोफाइट्स। 47 है मैनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देश के बीच है? तो ये आपका रूस और फिनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रूस और फिनलैंड के बीच ये स्थित है। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसको NESM की शुरुआत कब हुआ था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की बात करें तो ये आपका 2007 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2007 में इसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना हुआ था। एक सेकंड दोस्तों। आगे क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है? तो भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप की बात करें तो ये आपका CPI है। क्या है? CPI है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है देखिएगा ये सेट यहीं तक था। आप लोगों को कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसमें बने रहिए। ये 20 से 25 क्वेश्चन आपका टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो हम इसको भी आपको 2 से 3 मिनट में खत्म कर देते हैं। ये आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ये क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ समान दिया हुआ है, समान अध्ययन दिया हुआ है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः कहाँ दिए थे? तो सबसे पहले उपदेश की बात करें तो ये सारनाथ में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो ये आपका कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। याद कर लीजिएगा। आगे है बौद्ध धर्म में आत्मा की कल्पना नहीं है, जबकि किसका है? तो आत्मा इसमें नहीं है, लेकिन किसका है? तो पुनर्जन्म की ये मान्यता दिया गया है। तो याद कर लीजिएगा पुनर्जन्म की मान्यता है, लेकिन आत्मा की बौद्ध धर्म में मान्यता नहीं है। आगे है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। कितना थी? न्यूनतम आयु आपका 15 वर्ष थी। आगे है गौतम बुद्ध ने अम्रपाली का सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। और ये गौतम बुद्ध ने किसके सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था? तो ये अम्रपाली, याद कर लीजिएगा, अम्रपाली के द्वारा ये जो है सो सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। आगे है सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध के एशिया का ज्योति पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया की बात करें तो ये किसके द्वारा ये जो है सो कहा गया है? तो सर एडविन अर्नाल्ड के द्वारा ये कहा गया है गौतम बुद्ध को। आगे है ये आपका जो है सो आपका प्रथम संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में दिया गया है। देखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान राजगिरी में हुआ था और इनके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और शासन काल की बात करें तो अज्ञातशत्रु थे। वही द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? वैशाली में। और इसकी अध्यक्षता सभाकामी कर रहे थे और शासन काल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान पाटलिपुत्र था और अध्यक्षता की बात करें तो मैगलीपुत्र तीसरे के द्वारा किया गया था और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें ईस्वी की प्रथम शताब्दी या 98 ईस्वी में कहिए। और स्थान की बात कहिए तो ये आपका कुंडलवन में हुआ था और अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र किया था और शासनकाल कनिष्क का था। इसके बाद देखिए जैन धर्म के बारे में दिया हुआ है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ये आपका ऋषभदेव थे। इसके बाद जैन धर्म के 22वें और 23वें तीर्थंकर कौन हुए? तो 23वें तीर्थंकर हुए आपका अरिस्टनेमी, 22वें हुए अरिस्टनेमी और 23वें की बात करें तो पार्श्वनाथ थे आपका जैन तीर्थंकर। वही 24वें कौन थे और अंतिम कौन थे? तो महावीर ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। महावीर की मृत्यु की बात करें तो 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? पावापुरी नालंदा में महावीर की मृत्यु हो गई थी। महावीर की बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। याद कर लीजिएगा महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और महावीर ने 30 वर्ष की
उनमें अपना जीवन जो है सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत कौन सी नदी, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और इस ज्ञान की प्राप्ति उन्हों हुआ तो क्या कहला, तो केवल कराया था, केवल कराया था, केवल याद कर लीजिएगा, केवल। आगे है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितना गंधर्व में बांटा, तो 11 गंधर्व में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता था। किसमें रखता था, तो महावीर यानी कि गौतम बुद्ध भी आपका पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और महावीर भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद है संयादावाद और अनेकतावाद संबंधित किससे है, तो जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन हुआ था, तो ये चंपा हुई थी। इसके बाद है प्रथम महावीर के प्रथम अनुयायी की बात करें तो उनके दामाद कौन थे, तो जामिल थे, वही इनके प्रथम अनुयायी हुए थे। वही प्रथम जैन संगीति की बात करें तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। द्वितीय जन संगीति कब हुआ था, तो 6ठी शताब्दी कहिए या 512 ईस्वी कहिए। स्थल की बात करें तो वल्लभी गुजरात में हुआ था और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।